आपको पता है, जब हमारी पूरी गू फैमिली को देश से निकालकर ईस्ट चाइना सी के एक सुनसान टापू पर फेंक दिया गया था, तो मेरे आसपास हर कोई ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। आवाज़ें कानों में चुभ रही थीं, पर मैं बस चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी और अपनी उस स्माइल को छिपाने की कोशिश कर रही थी जो बार बार मेरे होठों पर आ रही थी। सबको लग रहा था कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन मुझे पता था कि वो सुनसान टापू जो पिछले जन्म में मेरा घर हुआ करता था, मुझे वापस बुला रहा है। लोगों की नज़र में मैं गू फैमिली की गुनहगार बेटी थी, लेकिन असलियत में मैं वही यानिंग थी जो समंदर किनारे एक मछुआरे के गांव में ही पली बड़ी थी। सफ़र के दौरान मेरा भाई मुझे तसल्ली दे रहा था। उसने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, यानिंग डरना मत, मैं हूँ ना। वहाँ पहुँचकर चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, पर मैं तुम्हें भूखा नहीं सोने दूंगा। मुझे उसकी इस बात पर अंदर ही अंदर बड़ी हंसी आई। मैंने मन में सोचा, वहाँ के समंदर को मुझसे बेहतर कौन जानता है। वहाँ मछलियाँ, झींगे और समंदरी घास की कोई कमी नहीं है। उधर मेरी माँ रो रो कर खुद को कोस रही थी कि उनके किसी काम की न होने की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, और मेरी सौतेली बहन गू यानरो तो खुशी से पागल हो रही थी। वो मुझे ताने मारते हुए बोली कि अब मैं सीधा मछलियों का चारा बनूंगी, पर मुझे पता था कि उसने मुझे सज़ा नहीं दी, बल्कि खजाने की चाबी दे दी है। जब हमने टापू पर कदम रखा तो वो नमक वाली हवा और मछली की हल्की सी महक, उफ, सब कुछ इतना अपना सा लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा पिछले जन्म में मेरे दादाजी के साथ समंदर जाने पर लगता था। पापा को इस बात की बड़ी हैरानी थी कि मुझे समंदर और सीगल्स, समुद्री पक्षियों के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। मैंने बस मुस्कुराकर कह दिया कि किताबों में पढ़ा है। पापा ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि हम अपने दम पर जिएंगे और यहीं से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। वहाँ पहुँचते ही मैंने बिना देर किए काम बांट दिया। भाई को लकड़ी काटने भेजा, पापा को मीठे पानी की तलाश में लगाया और खुद जाल लेकर मछलियाँ पकड़ने निकल गई। हमारे पापा, जो पूरी ज़िंदगी एक बड़े सरकारी अफसर रहे, वो थोड़े निराश थे कि वो अपनी बेटी जितना काम भी नहीं कर पा रहे। पर मैंने उन्हें समझाया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। मुझे बस एक बार इस टापू पर अपना बिजनेस सेट करना था, ताकि मैं खुद सच्चाई का पता लगाकर अपने पापा का नाम साफ कर सकूं। मेरा सबसे पहला और ज़रूरी काम था नमक बनाना। मैंने समंदर के पानी से धूप में सुखाकर बिल्कुल सफ़ेद और दानेदार नमक तैयार किया। ऐसा नमक जो राजधानी के राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं होता। पर इस नमक को बेचने के लिए मुझे बाहरी दुनिया तक पहुंचना था। टापू पर थोड़ी दूर कुछ मछुआरे रहते थे जो हमें देखकर डरते थे। मैंने उनके लीडर अंकल जेंग से दोस्ती की। मैंने उन्हें मछलियाँ पकड़ने का नया और एडवांस तरीका सिखाया, जिससे उनकी कमाई सीधा डबल हो गई। बदले में अंकल जेंग मेरा नमक शहर के बाजार तक ले जाने लगे। शहर की सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर जोऊ मेरा नमक देखकर इतने इम्प्रेस हुए कि सीधा मुझसे मिलने टापू पर आ गए। मैंने उनके साथ 200 किलो का सौदा किया, लेकिन एक शर्त पर। ये बिजनेस गू फैमिली के नाम पर नहीं, बल्कि उनकी कंपनी के नाम पर होगा, और उन्हें हमारे लिए समंदर के रास्ते खोलने होंगे। बिजनेस चल पड़ा तो मैंने बाकी चीज़ों पर ध्यान दिया। मैंने खाड़ी में सीपियाँ डालकर मोती पालने शुरू किए। एक टॉप क्वालिटी का मोती बहुत महंगा बिकता है। इसके साथ ही मैंने फ़िश सॉस, मछली की चटनी बनानी शुरू की। पहली बार में बारिश का पानी घुसने से मेरी पूरी चटनी सड़ गई और बहुत गंदी बदबू आई। मेरी बहन निराश हो गई कि अब फिर 6 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी गलती सुधारी, मटके को तिरपाल से एकदम टाइट पैक किया, और अगली बार जो चटनी बनी, शहर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले उसके दीवाने हो गए। हमारी चटनी हाथों हाथ बिकने लगी। तीसरे महीने के आखिर में जब मैंने हिसाब जोड़ा तो नमक, सी फूड और चटनी मिलाकर हम हर महीने इतनी चांदी कमा रहे थे जितनी पापा की अफसर वाली सैलरी में भी नहीं आती थी। मेरी बहन ने हैरानी से पूछा कि क्या हम कभी घर वापस जा पाएंगे। मैंने बस इतना कहा, ये टापू लोगों के लिए कब्र होगा, पर मेरे लिए ये मेरी सोने की खान है। जब तक मैं इसे समंदर की सबसे अमीर जगह नहीं बना देती, मैं कहीं नहीं जाने वाली। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था कि तभी एक बुरी खबर आई। सरकार ने समंदर में नाव ले जाने पर बैन लगा दिया। बहाना दिया गया समुद्री डाकुओं का, पर मैं जानती थी कि ये चाल मेरे बिजनेस को रोकने के लिए चली गई है। मेरा सारा माल टापू पर ही सड़ने वाला था, पर मैं हार मानकर चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मैंने अंकल जेंग के जरिए आसपास के 13 गांवों के सारे मुखियाओं को इकट्ठा किया। ये रोक सिर्फ मेरी कमाई नहीं, बल्कि उन हज़ारों मछुआरों का पेट काट रही थी। हमने मिलकर सीधे राजधानी में एक पिटीशन, शिकायत पत्र भिजवा दी, और आपको पता है, हमारी जीत हुई। राजकुमार ने खुद उस गैरकानूनी रोक को हटा दिया, क्योंकि डाकुओं वाली बात एकदम झूठी थी। इसके साथ ही मुझे राजधानी में राजकुमार के एक करीबी अफसर का कॉन्टैक्ट भी मिल गया, जो आगे मेरे बहुत काम आने वाला था। अब हमारा रास्ता फिर से साफ हो गया था। मैंने अपने मैनेजर को मैसेज भिजवा दिया
कि हमारा रुका हुआ सारा माल भेजने के लिए तैयार है। अब खेल सच में शुरू होने वाला था, क्योंकि गु यानिंग को देश निकाला नहीं मिला था। वो तो बस अपने घर वापस आई थी। समंदर का रास्ता तो खुल गया था, पर मुझे पता था कि बात यहाँ खत्म नहीं होने वाली। गु यानरो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसका पहला यानी वो सरकारी फरमान वाला प्लान तो फ्लॉप हो गया, इसलिए मुझे यकीन था कि अब वो छुप कर वार करेगी। मैंने घर वालों से कहा कि आज से हम रात में अपनी नाव की पहरेदारी करेंगे, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। एक रात हमारी जियानिंग नाव के साथ किसी ने छेड़छाड़ की। जब मैंने नाव पर लगे उस कट को ध्यान से देखा तो समझ गई कि यह किसी आम मछुआरे का काम नहीं है। वो कट बहुत सफाई से लोहे की सीधी और तेज छेनी से मारा गया था, एकदम राजधानी के लोहारों के स्टाइल में। मैंने बिना देर किए अपने भाई को टापू के उत्तरी हिस्से में भेजा, क्योंकि मुझे पता था कि वो घुसपैठियां अभी भाग नहीं पाया होगा। और वही हुआ, उन्होंने उसे धर दबोचा। तलाशी लेने पर हमें पक्के सबूत भी मिल गए। मैंने भाई से कहा, इसे बांध कर रख दो, कल सुबह इसे सीधा राजधानी पार्सल करेंगे। मेरी बहन ये सब देखकर थोड़ी हैरान थी। उसने पूछा, बहन तुम्हें कैसे पता कि राजकुमार का खास आदमी फैंग यान ही इस मामले में हमारी मदद करेगा? मैंने उसे समझाया कि पिछली बार राजकुमार ने समंदर वाले बैन की जांच का काम फैंग यान को ही सौंपा था। अगर मैं ये सबूत सीधे उसे भेजूंगी तो बीच में कोई दुश्मन इसे दबा नहीं पाएगा। मेरी ये बातें सुनकर मेरी बहन कहने लगी कि मैं कभी कभी बहुत डरावनी लगती हूँ, पर सच कहूँ तो इसमें डरावना कुछ नहीं था। गु यानारो की चालें बहुत पुरानी और गिनी चुनी हैं। पहली चाल फेल हुई, दूसरी में नाव तोड़नी चाहिए, और अब उसकी तीसरी चाल का मुझे इंतज़ार था, जो पक्का तब सामने आएगी जब मेरे मोती पानी से बाहर आएंगे। कुछ समय बाद फैंग यान खुद हमसे मिलने टापू पर आया। उसने बताया कि राजकुमार ने उसे यह देखने भेजा है कि हमारा परिवार इस वीरान जगह पर जिंदा भी है या नहीं। मैंने भी हल्का सा ताना मारते हुए कहा, क्या आपको देखकर लगता है कि हम यहाँ बुरे हाल में हैं? वो गु यानरो तो राजधानी में झूठे आंसू बहा रही होगी कि हमारा परिवार यहाँ तबाह हो चुका है। फैंग यान ने मुस्कुराकर मुझसे एक सीधा सवाल पूछा, अगर तुम्हारे परिवार पर लगा दाग धुल जाए तो क्या तुम राजधानी वापस जाना चाहोगी? मैंने बिना पलक झपकाए कह दिया, अभी नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। उसने हैरानी से पूछा, क्यों? तो मैंने जवाब दिया, मेरे मोतियों की खेती में अभी 3 महीने का वक्त बाकी है, मैं उसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। तब फैंग यान ने राजकुमार का असली मैसेज दिया। उसने कहा कि गु परिवार को देश निकाला पक्के सबूतों के आधार पर मिला था, इसलिए अगर हम सच में बेकसूर हैं तो हमें खुद अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढकर पेश करने होंगे। मैं समझ गई कि राजकुमार मुझे खुद को साबित करने का मौका दे रहे थे। मैंने फैंग यान की आंखों में देखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, अंकल फैंग, वापस जाकर राजकुमार को मेरी तरफ से 3 बातें कहिएगा। पहली बात, गु परिवार को यहाँ आए सिर्फ 6 महीने हुए हैं, और इन 6 महीनों में मैंने इस टापू पर नमक के खेत बनाए हैं, 3 बड़े शहरों को नमक सप्लाई किया है और 13 मछुआरे गांवों को सहारा दिया है। दूसरी बात, मैंने हाई युआन ट्रेडिंग कंपनी के साथ मिलकर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, जिससे हर महीने मैं 60 तोले चांदी सिर्फ टैक्स के रूप में चुका रही हूँ। और तीसरी बात, वो जो 3 लाख तोले चांदी का राहत फंड चोरी हुआ था, वो मेरे पापा ने नहीं चुराया था। अगर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट की पुरानी फाइलें खोलें और दूसरे राजकुमार के खर्चे चेक करें तो सच खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। आप भी जानते हैं कि वो पैसा कहाँ गया। मेरी ये बात सुनकर फैंग यान हक्का बक्का रह गया। उसने कहा कि मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही हूँ। मैंने भी मुस्कुराकर कह दिया, मेरे अंदाजे कभी गलत नहीं होते। जाते जाते उसने मुझसे कहा कि मैं राजधानी की बड़ी बड़ी खानदानों की लड़कियों से भी ज़्यादा निडर हूँ। अब आप ही बताइए, जो लड़की सुनसान समंदर में अपनी ज़िंदगी बना सकती है, वो किसी से क्यों डरेगी? मैंने उसे जाते हुए 2 किलो सूखी मछली थमा दी। वो झिंझका कि राजकुमार ये सब नहीं लेते, पर मैंने कह दिया कि उन्हें पता होना चाहिए कि इस सुनसान टापू पर सिर्फ तूफान नहीं, खजाना भी मिलता है। मुझे पता था कि राजकुमार लियू चेन बहुत शांत और समझदार इंसान हैं। उन्होंने हमें देश निकाला देने में कोई जल्दबाजी नहीं की थी, वो बस गलत फहमी का शिकार हुए थे। अब मैंने उन्हें रास्ता दिखा दिया था, आगे की तहकीकात करना उनका काम था। मेरा काम बस इस टापू को इतना ताकतवर बनाना था कि कोई भी मेरी फैमिली की तरफ आंख उठाकर न देख सके। मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि मैंने फैंग यान को सीधा सीधा क्यों नहीं बता दिया कि पैसे दूसरे राजकुमार ने चुराए हैं। मैंने उसे समझाया कि मेरे पास सबूत नहीं है। अगर हम खुद सबूत ढूंढेंगे तो वो हमारा काम होगा, लेकिन अगर राजकुमार तहकीकात करके सच बाहर लाएंगे तो ये उनकी कामयाबी होगी, और इस तरह वो हमेशा हमारे एहसानमंद रहेंगे। फैंग यान के जाने के 1 महीने बाद तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था।
हमारी मोतियों की खेती को बस 2 महीने बचे थे। नमक के खेत बढ़ चुके थे और हमारी फिश सॉस तो हाथों हाथ बिक रही थी। सब कुछ सेट था, जब तक कि उस दिन समंदर में एक बड़ी सी मिलिट्री शिप नहीं आ गई। उस शिप पर से एक बहुत ही रौबदार आदमी उतरा। तुम गु यानिंग हो? उसने पूछा। मैंने भी बेबाकी से जवाब दिया, मैं यानिंग हूँ। क्या आप नमक या सूखी मछली खरीदने आए हैं? उसने बताया कि वो झिंघाई का राजकुमार ल्यू हैंग है और क्राउन प्रिंस के हुक्म पर गश्त कर रहा है। मैंने पूछा, तो मेरे दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? उसने जवाब दिया कि उसने सुना है कि किसी ने एक सुनसान टापू को खजाने में बदल दिया है, इसलिए वो बस देखने आया है। उसके सवाल कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। नमक कैसे बनाते हो, कितना कमा लेते हो, कौन सी कंपनी को माल बेचते हो, वो सब कुछ पूछ रहा था। उसने यहाँ तक पूछा कि मैंने टापू की सुरक्षा के लिए क्या किया है। मेरी बहन उसे देखकर डर रही थी, पर मुझे पता था कि वो हमें डराने नहीं बल्कि हमारा बिजनेस मॉडल समझने आया है। तूफान का सीजन आने वाला था और ल्यू हेंग का आना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका बन गया। एक रात अचानक से भयंकर तूफान आ गया। मेरी महीनों की मेहनत, मेरे मोतियों की खेती, सब कुछ खतरे में था। मैं बिना अपनी जान की परवाह किए तूफान के बीच अपनी खाड़ी की तरफ दौड़ी। तूफान के बाद मैंने देखा कि मेरा नुकसान उतना नहीं हुआ जितना मैंने सोचा था। मेरी फिशिंग रॉड्स और रस्सियाँ किसी ने मजबूती से बांध दी थीं और वो कोई और नहीं, राजकुमार ल्यू हैंग की नेवी के सैनिक थे। अगले ही दिन ल्यू हैंग के एक आदमी ने मुझे आकर बताया कि नेवी को समंदर में बहुत सारा नमक और सूखी मछलियाँ चाहिए होती हैं। उन्होंने मुझे एक डील ऑफर की। अब से गो फैमिली का माल सीधे नेवी को सप्लाई होगा और सबसे बड़ी बात, हमारे माल को ले जाने के लिए नेवी की शिप्स इस्तेमाल होंगी जिस पर कोई टैक्स या बैन नहीं लग सकता। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब था कि अब अगर किसी ने मेरे बिजनेस को छूने की कोशिश की तो उसे सीधे नेवी से पंगा लेना पड़ेगा। मैंने तूफान का रिस्क लिया था और बदले में मुझे सबसे बड़ा डिफेंस मिल गया था। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद जब हमने अपनी सीपियाँ खोलीं तो सबके होश उड़ गए। वो मोती नहीं, वो तो समंदर का जादू थे। मैंने अपने मैनेजर को कहा कि इन मोतियों को सीधा राजधानी के सबसे बड़े ज्वेलर्स के पास भेजो। हमने एक मोती 120 तोले चांदी में बेचा। इस एक ट्रिप ने हमें इतना अमीर बना दिया कि हम राजधानी के बड़े बड़े अफसरों से भी ज़्यादा रईस हो गए। मेरी ये चाल बिल्कुल निशाने पर लगी। इन मोतियों की चमक राजधानी में महारानी तक पहुंच गई और जैसा मैंने सोचा था, गु यानारो तक भी ये खबर पहुंच गई। वो बौखला गई। उसने अपनी एक नौकरानी को भेजकर पता लगाने की कोशिश की कि ये मोती कहाँ से आ रहे हैं। जब उसे पता चला कि ये हमारी ट्रेडिंग कंपनी से है तो वो घबरा गई और उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने एक फर्जी अफसर से हमारे खिलाफ दरबार में शिकायत भिजवा दी कि हम गैरकानूनी तरीके से समंदर से मोती चुरा रहे हैं। मेरी बहन ये सुनकर रोने लगी, पर मैं ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मैंने उसे बताया कि जो मोती समंदर से नेचुरली मिलते हैं वो सरकारी होते हैं, पर मैंने इन मोतियों को खुद अपने हाथों से खाड़ी में पाला है। ये आर्टिफिशियल खेती थी, चोरी नहीं। उसकी ये शिकायत बस कचरे का एक टुकड़ा थी, लेकिन ये शिकायत मेरे बहुत काम आई। फैंगयान ने इस शिकायत के पीछे की लिखावट चेक करवाई और आपको पता है क्या निकला? वो लिखावट बिल्कुल गु यानारो की लिखावट से मैच कर रही थी। इतना ही नहीं, जब राजकुमार ने 3 लाख तोले चांदी वाले पुराने केस की दोबारा जांच करवाई तो पता चला कि वो पैसा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से निकालकर सीधा दूसरे राजकुमार के प्राइवेट अकाउंट में गया था। मेरी भविष्यवाणी सच साबित हुई। अगले कुछ हफ्तों में राजधानी में भूचाल आ गया। दूसरे राजकुमार के सारे काले कारनामे पकड़े गए, उसके अकाउंट सील कर दिए गए और सबसे बड़ी बात, जिस फर्जी डायरी के आधार पर मेरे पापा को फंसाया गया था उसकी लिखावट भी गु यानारो की निकली। 3 साल, पूरे 3 साल बाद वो दिन आ गया था। मेरे पापा के ऊपर लगा कलंक आखिरकार धुलने वाला था। जब ये खबर पापा को मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, शुक्रिया यानिंग। मैंने भी उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हैं? मैं आपकी बेटी हूँ और पिछले 10 सालों में मैंने आज से बेहतर दिन कभी नहीं देखा। उस शाम पूरा परिवार एक साथ बैठा गर्मा गर्म दलिया खा रहा था। वैसे मुझे दलिया कुछ खास पसंद नहीं है, मुझे तो ग्रिल्ड ऑनेस्टर्स खाना पसंद है। मैंने मन ही मन सोचा कि एक बार यहाँ का सारा काम खत्म हो जाए तो मैं वापस अपने टापू पर ही रहने जाऊँगी। पापा ने भी कहा, यह निर्वासन के बाद से मेरा सबसे अच्छा खाना है। कुछ बातें बिना कहे ही समझ आ जाती हैं। पूरे परिवार का एक साथ सुकून से बैठकर खाना मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। उधर राजधानी में क्या हुआ? दूसरे राजकुमार को नज़रबंद कर दिया गया, रेवेन्यू मिनिस्टर को जेल में डाल दिया गया और गु यानारो को महारानी के सामने पेश किया गया। ये पूरी पूछताछ बिल्कुल किसी नाटक जैसी थी जिसका अंत मुझे पहले से पता था।
जब मिनिस्टर से पूछा गया कि क्या उसने गुई यानारो के साथ मिलकर झूठे सबूत बनाए थे, तो उसने अपनी गवाही में साफ साफ 3 बार गुई यानारो का नाम लिया। गुई यानारो चिल्लाती रही कि वो बेकसूर है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ थे। गु परिवार की बड़ी बेटी होकर अपने ही पिता को फंसाना और राजकुमार के साथ मिलकर साजिश रचना, ये एक ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं। और फिर वो फरमाना सुनाया गया, आज से गु यानारो को गु परिवार से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। वो अब सिर्फ एक आम नागरिक है और उसे कभी वापस नहीं लिया जाएगा। फाइनली ये नाटक ख़त्म हुआ। मेरी बहन मेरे पास आई और बोली, बहन, गु यानारो को फैमिली से निकाल दिया गया है। तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या तुम खुश नहीं हो? मैं सच में खुश थी, लेकिन मैंने कहा, हाँ खुश हूँ, पर मुझे अभी 50 बोतल फ़िश सॉस पैक करनी है। या तो मेरी मदद करो या फिर बस खड़ी खड़ी देखती रहो। उसने झल्लाकर कहा, कम से कम थोड़ी तो एक्साइटमेंट दिखाओ। एक्साइटमेंट का क्या फ़ायदा? मैंने कहा। उसने जो किया उसकी कीमत उसे मिल गई। उसका चैप्टर यहीं क्लोज होता है। वो आगे क्या करती है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सच कहूँ तो मैं उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन मेरे पास करने के लिए और भी बहुत कुछ था। दूसरे राजकुमार को सज़ा एक काला पानी देकर उत्तर पश्चिम भेज दिया गया। गु यानारो के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची, तो वो अपनी असली माँ के पास गई, जिसने उसे एक आश्रम में भेज दिया, जहाँ उसे दिन रात सिर्फ ग्रंथ लिखने थे और बाहर निकलने की मनाही थी। और फिर एक दिन गु यानारो की नौकरानी बिताओ, जिसके पास कोई ठिकाना नहीं बचा था, मेरे पास आई। उसने रोते हुए कहा, सेकंड मिस, प्लीज़ मुझे अपने पास रख लीजिए। मैं कल से ही मछली सुखाने वाले रैक पर काम करूंगी। सुबह से लेकर शाम तक काम करूंगी। मेरी बहन डर गई। उसने कहा कि यह गु यानारो की नौकरानी है, इसका कोई भरोसा नहीं। लेकिन मैंने हंसते हुए कहा, एक बेघर नौकरानी क्या ही कर लेगी? इसे खाना दो और काम पर लगाओ। वैसे भी हमारे पास लोगों की कमी है। अब हमारी लाइफ थोड़ी सेटल हो रही थी। समंदर की शैवाल की कटाई पूरी हो चुकी थी। फिश सॉस की आखिरी खेप पैक हो चुकी थी। नमक के खेतों का जिम्मा मैंने अंकल जेंग को दे दिया था और मोतियों का काम हाय संभाल रहा था। अंकल जेंग ने मुझसे कहा कि अगर मुझे राजधानी पसंद न आए तो मैं कभी भी वापस आ सकती हूँ। टापू पर मेरे लिए हमेशा एक जगह रहेगी। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया, अंकल जेंग, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ। नमक के खेत, मोतियों का फॉर्म, मेरी दुकानें, वो सब यहीं रहेगा, क्योंकि ये टापू ही मेरा असली घर है। मैं बस राजधानी के कुछ पुराने हिसाब चुकता करने जा रही हूँ। हम राजधानी पहुँच गए और हमारा पहला शिकार था मेरी माँ का वो खजाना जो गु यानारो ने हड़प लिया था। मैं अपनी बहन के साथ उस आश्रम में गई जहाँ गु यानारो को रखा गया था। मैंने लिस्ट निकाली और एक एक चीज़ का हिसाब मांगा। 41 लाल मूंगे जो मेरे नाना ने विदेश से 3000 तोले चांदी में खरीदे थे, गायब थे। गु यानारो बहाने बनाने लगी कि खो गए होंगे। मैंने साफ कह दिया, या तो वो मूंगे वापस करो या फिर 3000 तोले चांदी, नहीं तो मैं सीधा कोर्ट जाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ की लिस्ट सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके पास पैसे नहीं थे, उसे अपने सारे गहने और कपड़े बेचने पड़े। हमारा हिसाब चुकता हो गया। इधर मैंने अपने भाई को टापू और राजधानी के बीच माल लाने की जिम्मेदारी दे दी। अब हर महीने नेवी की शिप्स पर हमारा माल राजधानी आने लगा। मैंने राजधानी के सबसे महंगे ईस्ट मार्केट में अपनी दुकान निंघाई फांग खोली। हमारा नमक बाजार में आते ही छा गया। लोगों ने देखा कि हमारा नमक सरकारी नमक से ज़्यादा सफ़ेद, ज़्यादा बारीक और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा सस्ता है। 3 दिन के अंदर हमारी दुकान के बाहर लाइन लग गई। फ़िश सॉस की 50 बोतलें एक ही दिन में बिक गईं। लोगों ने 6 महीने की एडवांस बुकिंग कर ली। मोतियों के जेवर, सूखी मछलियाँ, सब कुछ बिक रहा था। पहले ही महीने में हमने 5150 तोले चांदी की कमाई की, जिसमें से 3800 तोले हमारा सीधा प्रॉफिट था। बस 3 महीनों में निंघाई फांग ईस्ट मार्केट की सबसे मशहूर दुकान बन गई। जाहिर सी बात है, जब आप इतनी तरक्की करते हैं तो दुश्मन भी पैदा होते हैं। और हमारा पहला दुश्मन था सॉल्ट कमिश्नर हान चेंगडे। उस आदमी ने दशकों से नमक के बाजार पर कब्जा कर रखा था। उसने मुझे चाय पर बुलाया और धमकाने की कोशिश की। उसने कहा, लड़की, तुम अभी बच्ची हो। राजधानी में कुछ चीज़ें कानून से नहीं, ताकतों से तय होती हैं। मैंने भी उसे 2 टूक जवाब दे दिया, मुझे आपकी चाय नहीं पीनी, मेरी दुकान में बहुत काम है। अगले ही दिन हमारे माल से भरे जहाज़ को पोर्ट पर रोक लिया गया। 3 दिन बाद जब माल छोड़ा गया तो मेरी फ़िश सॉस की बोतलें टूटी हुई थीं और सूखी मछलियाँ पानी में भीगकर खराब हो चुकी थीं। हमारा बहुत नुकसान हुआ। मेरे भाई ने परेशान होकर कहा कि हान चेंगड़े ऐसा बार बार करेगा, पर मैं मुस्कुरा दी। वो दूसरी बार ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगले महीने से मेरा माल किसी प्राइवेट शिप पर नहीं बल्कि नेवी की ऑफिशियल शिप पर आएगा। ल्यू हेंग ने अपना वादा निभाया।
हान चेंगड़े ने दरबार में मेरे खिलाफ शिकायत भी की कि मैं नमक के बाजार का बैलेंस बिगाड़ रही हूँ, पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसकी शिकायत को कचरे के डिब्बे में डाल दिया, क्योंकि मैं खाने वाला मोटा नमक नहीं बल्कि सीजनिंग वाला बारीक नमक बेच रही थी, जिस पर सॉल्ट ब्यूरो का कोई कंट्रोल नहीं होता। हान चेंगड़े ने गुस्से में अपना चाय का प्याला तोड़ दिया। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था और फिर एक दिन लियू हेंग राजधानी वापस आया। वो नेवी कमांडर था, उसे हर 3 साल में रिपोर्ट करना होता है, पर वो तो पिछले साल ही आया था। फिर इस साल क्यों? वो सीधा मेरी दुकान में आया। और क्या खरीदा? 1 बोतल फिश सॉस। मैंने कहा, बस 1 बोतल? वो रोज़ मेरी दुकान पर आने लगा। वो वहाँ फ़िश सॉस खरीदने नहीं बल्कि मेरी मदद करने आता था। एक दिन तो वो जाल बुनने में मेरी मदद करने लगा। जब मैंने उसे तरीका सिखाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे भाई ने ये देख लिया और भड़क गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? भाई ने चिल्लाकर कहा। लियू हेंग ने बड़े मज़े से कहा, भाई मैं एक अच्छे दिन शादी का प्रस्ताव लेकर आऊँगा। भाई हैरान रह गया। क्या तुमने यानिंग से पूछा भी? लियू हेंग ने मेरी तरफ देखा और बोला, जब मैंने इसका हाथ पकड़ा और इसने जाल बुनना सिखाया मैंने उसी को हाँ मान लिया था, पर हमारी कहानी इतनी आसान कहाँ थी। लियू हेंग के इस फैसले से दरबार में हंगामा मच गया। किसी ने महारानी से शिकायत कर दी कि जिंघाई का राजकुमार एक देश निकाले गए अपराधी की बेटी से रिश्ता रख रहा है। महारानी ने तुरंत लियू हेंग को महल में बुलाया। उन्होंने उसके सामने राजधानी की 3 सबसे खूबसूरत और अमीर लड़कियों को खड़ा कर दिया और कहा कि इनमें से किसी एक से शादी कर लो। पर आपको पता है लियू हेंग ने क्या किया? वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से शादी करूंगा। अगर मुझे वो नहीं मिली तो मैं अपनी नेवी की ताकत, अपना राजकुमार का ताज, सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ और एक आम इंसान बनकर जीने को तैयार हूँ। महारानी हैरान रह गईं। एक कलंकित अफसर की बेटी के लिए तुम अपना ताज छोड़ दोगे? तभी किसी ने महारानी को टोका, महारानी जी, वो अब किसी कलंकित अफसर की बेटी नहीं है। वो लड़की है जिसने ईस्ट चाइना सी के 30,000 सैनिकों का पेट भरा है और पूरी जनता को सस्ता और बेहतरीन नमक दिया है। महारानी के दरबार में लियू हेंग ने साफ कह दिया था कि वो मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं करेगा। महारानी कुछ देर खामोश रहीं और फिर बिना कुछ कहे उसे जाने दिया। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरी बारी है। मैंने अपनी दुकान निंगहाई फांग से मोतियों के सारे ऑर्डर्स सस्पेंड कर दिए। मेरी मैनेजर घबरा गई कि 30% ऑर्डर्स तो सीधे शाही महल और बड़े घरानों की औरतों के हैं, पर मुझे यही तो चाहिए था। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे और तीसरे दिन तक राजधानी की शाही औरतों में हड़कंप मच गया। मेरी दुकान के काउंटर पर चिट्ठियों का ढेर लग गया कि मोतियों की सप्लाई कब शुरू होगी। और फिर वही हुआ जिसका मुझे इंतज़ार था। महारानी की तरफ से सीधा संदेश आया, मैं तो बस मजाक कर रही थी, जिंघाई के राजकुमार की शादी उसका अपना निजी फैसला है। बस मेरा काम हो गया। मेरी बहन ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने मोतियों का इस्तेमाल करके महारानी को झुकने पर मजबूर किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, उन्हें पता होना चाहिए कि गु यानिंग कोई शतरंज का मोहरा नहीं है जिसे कोई भी अपनी मर्जी से चला ले। मैंने मैनेजर को अगले दिन से सप्लाई दोबारा शुरू करने का आर्डर दे दिया। उसी रात लियू हेंग मेरे घर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर आ गया। मैंने उसे ताना मारा कि दरवाजे से क्यों नहीं आए। उसने कहा क्योंकि दरवाजे पर मेरा भाई पहरा दे रहा था। मैंने उससे कहा कि उसे मेरे लिए अपनी नेवी या अपनी ताकत छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दम पर बहुत कुछ कर सकती हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा और सीधा बोल दिया, गु यानिंग, मुझसे शादी कर लो। मैंने भी मजाक में कह दिया, तुमने अभी तक ढंग से प्रपोज भी नहीं किया है। कल आना, मेरा भाई तुम्हें पक्का पीटेगा। पर अगले दिन खुशियों की जगह एक बहुत बुरी खबर आई। मेरे टापू पर समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया था। मेरे नमक के खेत जला दिए गए, मछुआरों को अगवा कर लिया गया और अंकल झेंग घायल हो गए। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ईस्ट चाइना सी में अचानक डाकू कहाँ से आ गए। ये डाकू नहीं बल्कि हान चेंगड़े के भेजे हुए भाड़े के गुंडे थे। वो मेरे नमक के खेतों और मेरे बिजनेस को जड़ से ख़त्म करना चाहता था। मैंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी, कोई लव लेटर नहीं बल्कि सिर्फ 3 लाइनों की मिलिट्री इंटेलिजेंस, और लियू हेंग को भिजवा दी। लियू हेंग ने बिना एक पल की देरी किए रातों रात अपनी फ्लीट समंदर में उतार दी। मेरी 3 लाइन की चिट्ठी किसी भी लव लेटर से ज़्यादा असरदार साबित हुई। जून का महीना था और लियू हेंग ने उन फर्जी डाकुओं को समंदर के बीचों बीच ही घेर लिया। सारे के सारे पकड़े गए और जब मास्टरमाइंड का नाम सामने आया तो वो हान चेंगड़े ही निकला। उसे गिरफ्तार कर लिया गया,
उसके घर से 4 लाख तोले चांदी का काला धन बरामद हुआ। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर क्राउन प्रिंस ने नमक के बाज़ार से सरकारी एकाधिकार मोनोपली हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और प्राइवेट नमक के बिज़नेस को लीगल कर दिया। अब मेरा नमक पूरी शान से बिना किसी डर के दुनिया भर में बिकने वाला था। मैं अपने भाई के साथ तुरंत टापू पर वापस गई। सब कुछ जल गया था, लेकिन मुझे पता था कि जो टूट गया है उसे फिर से बनाया जा सकता है। हमने टापू पर अपनी सुरक्षा के लिए जाल बिछाए, उबलता हुआ पानी तैयार रखा, क्योंकि कुछ गुंडे अभी भी टापू के उत्तरी हिस्से में छुपे हुए थे। पर जब हम लड़ने के लिए तैयार हुए तो पता चला कि ल्यू हैंग ने उन्हें पहले ही पकड़ लिया है। वो मेरे पास आया और मेरे बालों में फंसी हुई कुछ सूखी पत्तियां धीरे से निकालने लगा। मेरा भाई दूर खड़ा जल भुन रहा था और बड़बड़ा रहा था कि ये कितनी अजीब और मीठी बातें कर रहे हैं। मैंने ल्यू हैंग से कहा कि मैं ठीक हूँ। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं तुम्हें कभी छोटिल नहीं देख सकता। और फिर वो दिन आ गया। ल्यू हैंग पूरी शान और शौकत के साथ मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आया। उसने एक एक करके तोहफे खुलवाने शुरू किए। साउथ चाइना सी का मूंगा, सोने के 500 तोले, चांदी के 3000 तोले, बेशकीमती रेशम और राजधानी के बाहर 300 एकड़ ज़मीन के कागजात। 7 तोहफे हो चुके थे और फिर 8वां तोहफा खुला। उसमें मोती थे। मैंने उन मोतियों को तुरंत पहचान लिया। ये वो मोती थे जो मैंने अपनी सबसे पहली खेप में पाले थे। ल्यू हैंग ने ये मोती उसी दिन छुपाकर रख लिए थे जब वो पहली बार मेरे टापू पर आया था। वो 1.5 साल से इस दिन की प्लानिंग कर रहा था, तब से जब हमने ढंग से बात भी नहीं की थी। मेरे पापा ने ल्यू हैंग से कहा, मेरी बेटी बहुत ज़िद्दी है। वो शादी के बाद भी साल के आधे महीने टापू पर ही रहना चाहेगी। ल्यू हैंग ने बिना सोचे कह दिया, मुझे मंजूर है। नेवी भी समंदर में रहती है और आपका टापू भी समंदर में है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पापा मान गए और हमारी शादी पक्की हो गई। ठीक 1 महीने बाद हमारी शादी समंदर के बीचों बीच हुई। ये ल्यू हैंग की ख्वाहिश थी। उसने कहा था, मैं समंदर में पला बड़ा हूँ तो मेरी शादी भी समंदर में ही होनी चाहिए। मेरी बहन ने मेरे लिए खुद अपने हाथों से टापू के जंगली फूल चुने थे, जिन्हें वो मुझ पर बरसा रही थी। ल्यू हैंग ने मेरे पास आकर धीरे से कहा, तुमने कहा था ना कि हमारा बिजनेस एक विन विन डील है। अब मैं अपनी शर्तें बदल रहा हूँ। मुझे तुम्हारे मोती नहीं चाहिए, तुम्हारा नमक नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। आज से ये समंदर, ये फ्लीट और मैं सब तुम्हारे हैं। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों चुना? क्योंकि जब टापू पर तूफान आया था तो हर किसी ने मुझे बहुत ताकतवर और होशियार समझा, पर सिर्फ तुम अकेले थे जो मेरी जान को लेकर डरे हुए थे। सिर्फ तुमने मेरी फिक्र की थी। उसने मेरा हाथ थामा और मैंने भी हमेशा के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। एक सुनसान टापू से शुरू हुआ मेरा ये सफ़र आज समंदर की सबसे खूबसूरत मंजिल पर पहुंच गया था। उधर मेरी बहन फूल बरसाकर थक चुकी थी और मेरा भाई, वो तो फूट फूट कर रो रहा था। जब मैंने उसे चिढ़ाया तो बहाने बनाने लगा कि उसकी आंखों में रेत चली गई है। मैंने भी कह दिया कि समंदर के बीचों बीच हवा में रेत कहाँ से आ गई। खैर, शादी की वो रस्में, वो हंसी मजाक, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। ल्यू हैंग ने मुझसे पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ या मुझे भूख लगी है। मैंने बताया कि मेरी बहन ने मुझे पहले ही ज़बरदस्ती दलिया खिला दिया था। वो मुस्कुराया और बोला कि मेरी बहन बहुत बातूनी है, लेकिन बहुत ख्याल रखने वाली भी है। मैंने समंदर की लहरों को देखते हुए बस इतना कहा, ल्यू हैंग, इस ज़िंदगी के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और जवाब दिया, अभी तो हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ये टापू अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, हमारा है। शादी के पहले साल ल्यू हैंग ने अपना वादा पूरी तरह से निभाया। वो पूरे 5 महीने मेरे साथ टापू पर रहा। वसंत से लेकर पतझड़ तक हम दोनों वहीं थे। वो नेवी का काम संभालता था और मैं नमक के खेतों और मोतियों की खेती को देखती थी। दिन भर हम अपने अपने कामों में बिजी रहते, लेकिन शाम ढलते ही हम समंदर किनारे एक साथ बैठ जाते और डूबते हुए सूरज को देखते। एक दिन मैंने उसे एक छोटी सी नाव चलाना सिखाने की कोशिश की। जो इंसान 300 लोगों वाली जंगी जहाज़ का कमांडर था, उसे चप्पू चलाना नहीं आता था। जब वो चप्पू चलाने में संघर्ष कर रहा था तो मेरी हंसी छूट गई। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को बताया कि जिंघाई के राजकुमार को नाव चलानी नहीं आती तो उसके सैनिक रो पड़ेंगे।
मैंने भी शर्त रख दी कि अगर वो आज रात का खाना बनाएगा तो मैं ये राज राज ही रखूँगी। वो भी कम नहीं था, मोल भाव करने लगा कि वो खाना बनाएगा, लेकिन मुझे मेरी बहन के साथ समुद्री शैवाल केल्प इकट्ठा करने जाना होगा। हम दोनों की ये मीठी नोक-झोंक रोज़ की बात हो गई थी। शादी के तीसरे साल तक हमारा बिजनेस आसमान छूने लगा था। निंघाई फांग की ब्रांचेस समंदर किनारे के सभी 6 बड़े पोर्ट्स पर खुल चुकी थीं। हमारा शानदार सी सॉल्ट 13 बड़े राज्यों में धड़ल्ले से बिक रहा था। मोतियों की खेती 3 गुना बढ़ गई थी और हर साल हम 300 टॉप क्वालिटी के मोती निकाल रहे थे। फिश सॉस तो राजधानी के हर घर की रसोई का ज़रूरी हिस्सा बन गया था। मैंने शैवाल की खेती की तकनीक को तट के बाकी मछुआरों को भी सिखा दिया, जिससे हज़ारों मछुआरों की कमाई बढ़ गई। और तो और मैंने टापू पर अपना खुद का एक शिपयार्ड भी बनवा लिया, जंगी जहाज़ों के लिए नहीं बल्कि अपने व्यापारिक जहाज़ों के लिए। हमारी पहली कमर्शियल फ्लीट उसी टापू से रवाना हुई थी। फिर वो दिन भी आया जब हमारा परिवार पूरा होने वाला था। जब मेरा बच्चा होने वाला था तो ल्यू हेंग की हालत देखने लायक थी। जो आदमी समंदर में बड़े बड़े समुद्री डाकुओं से लड़ते हुए कभी नहीं घबराता था, वो डिलीवरी के वक्त बाहर इतनी नर्वसनेस के साथ कांप रहा था कि मेरे पापा को उसे डांटना पड़ा। जब उसने पहली बार अपने बेटे को हाथ में लिया तो घबराते हुए बोला, ये कितना बदसूरत है, क्या सारे नए जन्मे बच्चे ऐसे ही होते हैं? मैंने हंसते हुए कहा कि ये पूरी तरह अपने पापा पर गया है। वक्त बीतता गया और हमारा बेटा बड़ा होने लगा। एक दिन वो दौड़कर मेरे पास आया और बोला, माँ, मैंने जाल बुनना सीख लिया, पापा से 100 गुना बेहतर। ल्यू हेंग पीछे से आकर सफाई देने लगा कि उसने भी जाल बुनना सीख लिया है, पर मैंने उसे याद दिलाया, तुमने जाल बुनना नहीं सीखा था, तुमने बस उस बहाने मेरा हाथ पकड़ना सीखा था। शादी के 7 साल बाद दरबार में फिर से किसी ने ल्यू हेंग के खिलाफ शिकायत की कि झिंघाई का राजकुमार राजधानी में रहने के बजाय ज़्यादातर वक्त बाहर रहता है, जो कि सही नहीं है। ल्यू हेंग ने अपनी शिकायत के जवाब में सिर्फ एक लाइन लिखकर भेजी, इस राजकुमार की ड्यूटी समंदर को सुरक्षित रखना है। अगर मैं समंदर में नहीं रहूँगा तो क्या राजधानी में बैठकर समंदर की रक्षा करूँगा? क्राउन प्रिंस ल्यू चेन ने जब वो जवाब पढ़ा तो वो हंस पड़े और तुरंत उस शिकायत को खारिज कर दिया। शादी के 10वें साल तक निंघाई फांग ईस्ट चाइना सी की सबसे बड़ी समुद्री ट्रेडिंग कंपनी बन चुकी थी। हमारा बिजनेस देश से लेकर विदेशों तक फैल चुका था। मैंने उस टापू की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक बहुत बड़ा लाइट हाउस बनवाया। उसकी चोटी पर दिन रात एक तेज़ आग जलती रहती थी, जो रात के अंधेरे में वहाँ से गुजरने वाले हर जहाज़ को रास्ता दिखाती थी। जो टापू कभी एक वीरान और डरावनी जगह माना जाता था, वो अब पूर्वी चीन सागर का सबसे अमीर और रोशन ट्रेडिंग पोर्ट बन चुका था। एक दिन मैं और ल्यू हेंग लाइट हाउस के पास खड़े समंदर को निहार रहे थे। उसने मुझसे पूछा, इतने सालों बाद भी यह समंदर उतना ही खूबसूरत लगता है, क्या तुम्हें कभी यहाँ देश निकाला दिए जाने का पछतावा हुआ? मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। ये टापू पिछले जन्म में मेरा घर था, इस जन्म में मेरा घर है, और अगर अगले जन्म में मुझे फिर से यहाँ देश निकाला मिला तो मैं फिर से इसे अपना घर बना लूँगी। जब मुझे इस टापू पर फेंका गया था तो सबको लगा था कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और मैं यहीं घुट कर मर जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं मरी। मैंने यहाँ ना सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि दुनिया में किसी से भी ज़्यादा शानदार और आज़ाद ज़िंदगी जी। इस वीरान टापू ने मेरी पूरी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर दिया था।